मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज सुबह मेरे पास आपके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है, बल्कि बताना आपको ये है कि महंगाई का तूफान बरपा है। सिर्फ अशिया ज़रूरिया ही नहीं बल्कि हर बुनियादी जरूरत की चीज पर महंगाई का कब्जा बरकरार है। और अब बिजली यूनिट की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आवाम पर बिजली गिरा दी गई है और नेपरा ने बिजली के निर्ख ₹1.62 फी यूनिट बढ़ा दिए हैं। दूसरी जानिब जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। फ्लू, नजला, जुकाम, बुखार, शुगर, मलेरिया, दिल के अमराज समेत दीगर 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इंतहाई दुख की बात यह है कि इन अद्वियात की कीमतों में 9% से लेकर करीबन 250% तक इजाफा किया गया और इस जुल्म कर बाकायदा वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल तो अभी तक बेहतर नहीं हुई और ना ही अवाम को अभी तक रियासत मदीना के अस्पतालों में इज्जत से इलाज की सहूलतें मिल रही हैं और बेचारा गरीब आदमी परेशान होकर रह गया है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई ने 8 साला रिकॉर्ड तोड़ दिए और बदकिस्मती से महंगाई के इस बेलगाम घोड़े को रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला भी अभी तक कोई नहीं है। नाज़रीन, इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे, आपकी मुश्किलात की भी बात होगी, दीगर मसाइल की भी बात होगी। नाज़रीन, शहरियों के मसाइल की बात करें तो शहर की 250 अहम शाहराहों पर मशीनों से सफाई का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। 1 जनवरी 2020 से सिर्फ झाड़ुओं से सफाई का काम चलाया जा रहा है, जबकि 1200 किलोमीटर तवील शहर की अहम शाहराहों पर मिट्टी की तहें जमने लगी हैं। डिटेल्स क्या है, इमरान मलिक रिपोर्ट में दिखाएंगे। शहर लाहौर की 1200 किलोमीटर पर मुहित 250 अहम मॉडल शाहराहों का मैकेनिकल स्वीपिंग ऑपरेशन बंद। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन केनाल, जीटी रोड, रिंग रोड, मुल्तान रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, इलामा इकबाल रोड, एबर्ट रोड के किनारों पर मिट्टी की तहें जम गईं। शहर की शाहराहों की मशीनों से सफाई न होने से मिट्टी आलूदगी का बायस बनना शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए LWMC के पास 90 ट्रैक्टर हैं। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 35 मैकेनिकल स्वीपिंग ट्रैक्टर्स बगैर वैक्यूम के काम कर रहे हैं। इन मशीनों से शहर की सफाई के लिए सालाना कंपनीज को 50 करोड़ अदा किए जाते रहे, लेकिन आज सड़कों की हालत सबके सामने है। इस हवाले से डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस आसिफ इकबाल का कहना है कि 50 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सफाई सुथराई करवा रहे हैं। आउटसोर्स मैकेनिकल स्वीपिंग बंद करवाकर 50 करोड़ रुपए की बचत की है। कैमरामैन उमैर रईस के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट में आपने डिटेल्स जानी है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, बताइएगा, शहर की सफाई के मामलात बेहतर होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। देखिए सिद्रा, आप रोजाना की बुनियादों पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं सफाई के हवाले से, और शहर की सफाई का मसला जो है वो जूं का तू है और इसका जो बुखार है वो सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि शहर में इस वक्त 250 सड़कें हैं जिनकी आर्टरीज हैं और इसके साथ साथ इनकी सर्विस लाइन है, गली मोहल्ले हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, मगर अभी जो है शहर अभी कचरा कुंडी के मंजर से बाहर नहीं आ रहा था कि अब ये भी पता चल गया है कि शहर को जो मशीनी सफाई है इसकी वो बंद कर दी गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की खती रकम की बचत की गई है और शहरियों को ये बताया जा रहा है कि बहुत महंगा ठेका है और हमारे पास अदायगियां नहीं है और हम किस तरह से पैसे दे इनको। मगर अगर आपने बचत कर ही ली है तो फिर शहर को तो साफ करें। अब आप देखें कि आप एबर्ट रोड पे ही चले जाएं तो एबर्ट रोड के राइट जो फुटपाथ हैं उनकी जो साथ जमी हुई मिट्टी है वो आपको बार बार दिखा रही होगी कि यहाँ पे मुझे पहले सफाई की जाती थी, यहाँ पे मशीनी सफाई की जाती थी, मगर अब यहाँ पर मशीनी सफाई नहीं की जा रही और यहाँ पे धुलाई भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जमी हुई हूँ और वहाँ पर बाकायदा तौर पर मिट्टी की तहें जम गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी की तहें जो है वो जमती इमरान मलिक, हमें ये बताइए कि LWMC के चेयरमैन मुस्ताफी हो जाते हैं, MD को निकाल दिया जाता है, वजीर आला नोटिस ले लेते हैं, उसके बाद सख्ती से हिदायत जारी करते हैं, शहर की सूरत हाल फिर वैसी की वैसी रहती है। इसके पीछे क्या मामला है? तो इससे भी आगे जाने लगा था।
मैं ये कह रहा था कि फूलों, बागों और इसके साथ उजालों का शहर है ये, और यहाँ पे रोशनियों का शहर है। आपके शहर में जो है वजीर बल्दियात की जो मिनिस्ट्री है वो आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास खुद है, वो खुद इस कंपनी को बड़ी दूर की निगाह से देखते हैं। अब तो आपके सेक्रेटरी बल्दियात को भी कल तब्दील कर दिया गया है, उसके नीचे चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया गया है। अब तमाम अफसरान को तब्दील करते जा रहे हैं जो 1.5 2 साल से लगे हुए थे, जिनको अब जाके पता लगा कि कंपनी क्या है, शहर की सफाई क्या है, और उनको ये पता लगा कि शहर में कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, किस तरह बंद हैं, किस तरह ऑन है। और ये सारी सूरत हाल के बाद अब आप नए अफसरान लगाएंगे, नए तजुर्बात करेंगे, नए लोग आएंगे, फिर वही मसाइल तो वही है, मसाइल वही है, उनका हल नहीं ढूंढा जा रहा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि शहर की, मैंने आपको पहले बताया कि हम शहर की आवाज हैं, लोगों की आवाज है। लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से ये अदायगियां करें या ना करें, इनके आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हैं वो हो या ना हो, हमें तो सिर्फ सफाई चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर लोगों को किसी तरह के किसी भी मामले से कोई सरोकार नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ की जाती है, अफसरान तब्दील कर दिए जाते हैं, तकर्रुर और तबादले कर दिए जाते हैं। लोगों को सिर्फ महंगाई से छुटकारा चाहिए, लोगों को सिर्फ अपना शहर साफ चाहिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन की बद इंतजामी और हुकाम की अदम तवज्जो के बाद सऊदी अरब से वापस आने वाले हजारों पाकिस्तानियों की नौकरियां दांव पर लग चुकी हैं। महंगे टिकट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के झमेलों ने तारकीन वतन को अपने ही मुल्क में ख्वार करके रख दिया है। पीआईए किरायों में मनमाने इजाफे के बावजूद टिकटों की अदम दस्तयाबी तो दूसरी जानिब कोरोना टेस्ट की बरवक्त रिपोर्ट ना मिलना एक अलग अजाब बन चुका है। बरवक्त सऊदी अरब ना पहुंचने वाले तारकीन वतन की नौकरियां दांव पर लग चुकी हैं। उनकी नौकरियां जा भी सकती हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं। वीजे खुलने के बाद 50,000 से जायद पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से 15,000 तारकीन वतन की अकामा की मुद्दत 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। बरवक्त सऊदी अरब ना पहुंचे तो ये तमाम तारकीन वतन मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। सऊदी अरब जाने वालों का कहना है कि पीआईए भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ है, जबकि उनकी जानिब से कहा गया है कि मजबूरी से फायदा उठाने के लिए किराए में मनमाना इजाफा तो कर दिया गया, जबकि एक तरफा टिकट 84,000 की बजाय 1,12,000 किया गया है। टिकट हासिल करने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट ना होने के बायस भी मुश्किलात का सामना है। टिकट महंगा भी हुआ लेकिन उसके बावजूद नायाब है। ऐसा क्यों है, इसी पे बात करनी है। जो हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पीआईए हैं अब्दुल्ला खान साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं? पीआईए को पहले से मालूम होना चाहिए था कि एकदम से जब ये फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो इतना बर्डन आएगा, इसको मैनेज कैसे करना था? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात थोड़ा सा अनफेयर होगा कि अगर हम अज्यूम करें कि पीआईए को पहले से पता होना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है कि ये चीज जो है वो डिपेंड करती थी सऊदी हुकाम की जानिब से कि वो परमिशन कब खोलते हैं। कौमी एयरलाइन या बाकी दीगर जितनी एयरलाइनें इस रूट के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को कि ये कब होगा और ऑल ऑफ अ सडन 15 सितंबर को, और पाकिस्तान में कोई भी शायद ये ना कह सके कि उनको 15 सितंबर से पहले ये बात पता थी कि इकामों को वापस वो लोग अलाउ करें, तो 15 सितंबर को फ्लाइटें खुली। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे ये देखनी पड़ेगी कि कोविड के बाद से जब से सऊदी अरब के अंदर पाबंदियां लगी हुई थी तो पीआईए बहुत मिनिमम ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा था। हमारा जो फ्लाइट ऑपरेशन जो कंप्लीट 55 से 60 फ्लाइटों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब्दुल्ला साहब, आखिर तो हालात नॉर्मल होने ही थे ना, अंदाजा तो था ही कि हमने स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन भी किया था, वहां से लोगों को वापस भी लाए थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने वापस भी जाना था ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आखिर मामूलात जिंदगी रूटीन पे आने ही थे। देखिए मैम, फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं लोड्स के ऊपर या डिमांड के ऊपर। सऊदी के ऊपर डिमांड थी नहीं, प्लस परवाजों की परमिशन भी कम मिली थी। आप ये जानती हैं कि परवाजों की परमिशन भी हमने 1 महीना पहले दी थी, उससे पहले तो उन्होंने परवाजों के ऊपर आने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पाकिस्तान में एयर स्पेस आहिस्ता आहिस्ता खुली है, उसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी एयर स्पेस आहिस्ता खुली है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 15 सितंबर के बाद जैसे ये लोड आया, हमने फौरन से पहले
से इजाफी फ्रीक्वेंसीज मांग ली कि पाकिस्तान में कंसिडरेबल डिमांड है जो इस मौके के ऊपर वापस सऊदी अरब लौटना चाहती है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, जो कि हमें नहीं मिली। इस टाइम पे जिस तरीके से आपने नंबर बोले हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ये ज्यादा लोग हैं जो कि वापस जाना चाहते हैं। 30 से 35,000 वो लोग हैं जो कि 30 सितंबर से पहले जाना चाहते हैं। पीआईए के पास स्केड्यूल कैपेसिटी के ऊपर 12,000 की गुंजाइश थी जो कि हम वापस लेके जा सकते थे। फिर हमने उनसे 28 परवाजें मांगी, हमें 13 की इजाजत मिली, जिसपे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की क्लॉज भी लगा दी, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी ताजुब का बाइस था, बिकॉज अगर कोविड का टेस्ट सर हमें ये बताइए कि हम मुसलसल आपके साथ बात करते रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक किरायों पर छूट दी लोगों को, उनमें जो लगेज के हवाले से वो भी आपने उनको बड़ी सहूलत दी, तो इन बेचारे सऊदी अरब जाने वालों का क्या कसूर है? इसका मतलब है कि मजबूरियों से जब वक्त पड़ता है तो फिर फायदा उठाया जाता है। नहीं, देखिए सऊदी अरब के ऊपर पीआईए अभी आपके देखें बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में कोई इस वक्त इस मौके के ऊपर पाकिस्तानियों की मदद नहीं करना चाहती। वो एयरलाइनें जो कि आम दिनों के अंदर बड़े बड़े जहाज पाकिस्तान लेके आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम पे लोग वापस जाना चाहते हैं और उनके दफ्तरों के सामने वो रश नहीं लगवाना चाहते, वो यहाँ से पुल आउट करके पाकिस्तान की कोई निजी एयरलाइन भी नहीं आती। पीआईए के ऊपर फेयर बढ़ाने की सिर्फ एक बुनियादी वजह ये थी कि रिटर्न की फ्लाइटें खाली आ रही हैं, प्लस आप मुकम्मल फ्लाइट नहीं लेके जा सकते। 300 के सीटों वाले जहाज की पर आप सिर्फ 200 लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऊपर जाती है। वो कॉस्ट पूरी ऑब्वियसली आगे पास ऑन नहीं होती, बिकॉज हम कौमी एयरलाइन है, हम अभी भी सब्सिडाइज करके अपने फेयर रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फेयर ऊपर जाता है बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब हमें ये बताइए कि तकरीबन 5 से 6 रोज गुजर चुके हैं, मुसलसल लोग बेचारे जाते हैं पीआईए ऑफिस के बाहर, सुबह से लाइनों में जाके खड़े हो जाते हैं, शाम को नाकाम नाउम्मीद होकर वापस घरों को चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लाहौर से ताल्लुक नहीं है, वो दूसरे शहरों से बेचारे आते हैं। ये मामला कब तक ठीक हो जाएंगे? क्यों उनको टिकट्स नहीं जारी किए जा रहे, या फिर वाज़े तौर पर उनको क्यों नहीं बताया जा रहा कि टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? देखिए, पिछले 3 रोज के अंदर हमने 12,000 लोगों को अकोमोडेट किया, जो कि यानी 3 दिन के अंदर, और अगले 2 दिन की परवाजों के ऊपर वापस सऊदी अरब जाएंगे। जैसा आप जानती हैं कि चूंकि इजाजतनामा नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से सीटें कम दस्तियाब थी, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग और वो ब्लैक में टिकट भी जिसको फरोख्त होने की जो वाकयात हुए थे उसकी पर भी थी। अब परसों, जिस तरह आपको पता होगा और आपका चैनल भी इसको फॉलो कर रहे हैं, कि परसों सीओपीआई ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि सऊदी हुकाम से बात करें, और कल उन्होंने हमें 21 मजीद परवाजें दी, जिसके बाद हमारी टोटल कैपेसिटी 25,000 होगी है। अब 25,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,500 करें तो अब हमारे पास आराम से सीटें दस्तियाब हैं, जो कि हम पीआईए ऑफिस से टिकट्स लोगों को नहीं मिल रहे, लेकिन वही टिकट्स ब्लैक में उनको मिल रहे हैं। नहीं मैम, देखें पीआईए के ऑफिस पे लोगों का हजूम ज्यादा इकट्ठा हुआ है, बिकॉज बाहर से उनको टिकट महंगे मिल रहे हैं। जो एजेंट हैं वो नॉर्मल टिकट्स के ऊपर ज्यादा मुकाबले के ऊपर रख के बेच रहे हैं, इसलिए लोगों का रुख पीआईए के दफातर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिश्ड फेयर आपसे चार्ज हो रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपके तवज्जो से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, हम इसको मरहलावार हमें इसको देखना पड़ेगा। वो लोग जिनके इकामे 26 या 27 सितंबर को एक्सपायर हो रहे हैं, वो पहले हमारे पास आ जाएं, हम उनको आज ही अकोमोडेट कर देंगे। अभी पीआईए के दफातर के सामने इवन जो अक्टूबर में जाने वाले लोग हैं वो भी सारे इकट्ठे होकर आ गए, पैनिक करके कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें टिकट वक्त पे मुयस्सर ना हो सके और हम वापस ना जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे। आपकी जानिब से कहा गया जी 12,000 जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के स्पेशल फ्लाइट के जरिए अब 25,000 तक ले जाया गया है, ताकि जितने भी लोग हैं उनके रोजगार खतरे में ना पड़े, बल्कि उनको बर वक्त सऊदी अरब पहुंचा दिया जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे लाहौरियों की सस्ती सवारियों के हवाले से। लाहौरियों की नजरें गुज़िश्ता तकरीबन 4 सालों से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर लगी हैं, और हर एक के जहन में बस एक ही सवाल है कि वो दिन कब आएगा जब लाहौर के वासी ऑरेंज लाइन को ट्रैक पर चलता हुआ देखेंगे। डेडलाइन पर डेडलाइन दी जाती रही, लेकिन अभी तक ऑरेंज ट्रेन का पहिया नहीं चल सका। अब एक मरतबा फिर से डेडलाइन आई है और उम्मीद का इजहार किया गया है कि टेस्ट रन तो मुकम्मल हो चुका है और अगले माह के आखिर तक ऑरेंज ट्रेन अपने ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। सितंबर 2020 में इस मंसूबे को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 27 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 5 साल में भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। चले, देर से ही सही, काम किया तो सही। नाज़रीन, एक जानिब ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह की खबरें हैं, तो दूसरी जानिब मेट्रो बस सर्विस का बुरा हाल होता जा रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपने इफ्तिताह के महज चंद साल बाद ही मंसूबा बदहाली का शिकार होने लगा है।
बरकी ज़ीनें खराब है, टिकट मशीनें गैर फाल हैं, छतें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जबकि हुकूमती अदम तवज्जो से मेट्रो बस का ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन ज़बू हाली की दास्तान बयान कर रहे हैं। आवाम की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए लगाई गई मशीनरी भी बंद पड़ी है। अगर बात की जाए मेट्रो बस के स्टेशन के हवाले से तो टोटल 27 स्टेशन में से अक्सर की खूबसूरती भी मान पड़ने लगी है। शादरा, एमओ कॉलेज, सेक्रेटेरिएट, जिनाज़गाह, दाता दरबार और दीगर स्टेशन पर लगाए गए बरकी ज़ीनें खराब होने के सबब सब बंद पड़े हैं। इसी तरह बस से मुल्हिका बरकी ज़ीनें भी लगी सीढ़ियां ही गायब हो चुकी हैं। अगर बात की जाए मेट्रो स्टेशन पर लगी टोकन मशीनों की तो वो भी जवाब देती जा रही है और इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से अरबों रुपए की लागत से बनने वाला मफादे आमा का ये मेगा प्रोजेक्ट लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। इतने बड़े मंसूबे की बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत अरबों रुपए के मंसूबे महज इसलिए तबाह होने दे रही है कि ये मंसूबा गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से बनाया गया था और लोग इस पे सफर करते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। शेख ज़ैन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कसूर है मेट्रो बस का? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। एक ही सवाल में आपने पूरी मेट्रो बस की दास्तान पूछ ली है। ये 11 फरवरी 2013 को साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने और जो तुर्की के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था और तकरीबन 30 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा बना था। 29.65 बिलियन है, 27 स्टेशन है, 27.1 किलोमीटर का ट्रैक है। अब शहबाज दौरे हुकूमत में तो इसको 3 मकसद के लिए चलाया गया था: जदीद सफरी सहूलियात, मियारी सफरी सहूलियात और सस्ती सफरी सहूलियात। अब इस वक्त बुज़दार हुकूमत में ये तीनों चीजें ही मुयस्सर नहीं है। सस्ती सफरी सहूलियात इन्होंने तकरीबन 8 माह पहले 10 रुपए किराया इसका बढ़ा दिया, सस्ती सफरी सहूलियात भी छीन ली। जदीद सफरी सहूलियात, जदीद ये था कि इससे पहले लाहौर में जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से 650 बसों का शटल चलाया जा रहा था, उसमें टिकट चेकर मौजूद थे, टिकट देने के लिए मैनुअल एक बंदा मौजूद था, जिससे इस चीज का अंदेशा होता था कि कहीं करप्शन ना की जाए या पैसे खजाने में ना जाए। तो इसलिए ये जदीद सफरी सहूलियात दी गई कि टोकन मुतारफ करवाए गए, कार्ड मुतारफ करवाए गए, ऑटोमेटिक सिस्टम पे ऑटोमेटेड सिस्टम पे चले गए और 27 स्टेशन दोनों अतराफ में जो कि 54 बनते हैं, इसके ऊपर मशीन्स लगाई गई और कार्ड और टोकन के बगैर किसी भी शख्स की एंट्री नहीं थी। इस वक्त ये जो जदीद सफरी सहूलियात का नारा उस वक्त लगाया गया था, इस वक्त ये खत्म हो चुका है क्योंकि वो मशीनें खराब हैं। आपके पास कार्ड है, आप उस मेट्रो बस में चले जाएं, आपको किसी ने नहीं पूछना कि आपका कार्ड रिचार्ज है या नहीं। यानी जो मेट्रो बस रोजाना, इसका मतलब है लोगों की तो मौज लगी हुई है जिनके पास कार्ड्स हैं। अब देखें, एक शख्स है वो एक उस मशीन के ऊपर खड़ा है, उसने किसी से पूछना है कि आपके पास कार्ड है, टोकन है, वो कहता है मेरे पास कार्ड है, टोकन है, वो चला जाता। और जब मैंने गुफ्तगू की ऑन एयर, कई लोगों ने इस चीज का एतराफ किया कि हमने पैसे नहीं लिए, हमारे कार्ड में पैसे नहीं है, ये चेक नहीं करते। बल्कि लोग खुद गिला करते रहे कि अगर रोजाना मेट्रो बस का सिर्फ ऑपरेशन 36 लाख रुपए खसारे में जा रहा है तो कम से कम हमारी चेकिंग तो करें, हमसे पूछे तो सही। मैंने आपको जदीद भी बता दिया और ये सस्ती भी बता दिया। शेख ज़ैन, मुझे लोगों की बताइए पहले के करीबन 4 लोग अफराद हर रोज इससे मुस्तफीद होते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है कि लोगों को एक सफर की सहूलत मिल रही है। लोगों का ये पसंदीदा मंसूबा है। बिल्कुल, अब ये वो है मियारी सफरी सहूलियात, ये बनाया ही इसीलिए गया था। अगर 2013 से पहले देखा जाए तो शहर लाहौर और शादरा आपस में इंटरकनेक्टेड कोई किसी अच्छे सिस्टम के जरिए नहीं थे। चिंगची चलते थे या लोग कोई दीगर टूटी फूटी जो बसें हैं उसका इस्तेमाल करते थे। गजू मता से शादरा के लोगों को मुंसलिक करने के लिए और शहर लाहौर के सेंटर को कवर करने के लिए यह मियारी सफरी सहूलियात दी गई। अगर ये मनसूबा ठीक नहीं था तो रोजाना 4 लाख लोग इसके ऊपर सफर भी ना करते। इट मींस के लोग कर रहे हैं तो ऐसे खचाखच भरी होती हैं कि मेरा ख्याल है पांव धरने की जगह नहीं होती। एग्जैक्टली। आज तक मैंने मेट्रो बस मासवाई ये कोविड के दिनों में किसी भी दिन, हत्ता के संडे को भी, इस मेट्रो बस में तिल धरने की जगह नहीं होती। ठीक है शेख ज़ैन, मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी सादिया सोहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मेंबर हैं आप गवर्निंग बॉडी मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की। सादिया साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सादिया साहिबा, ये मेट्रो बस का क्या कसूर है? सिर्फ इतना ही कि ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है? देखिए, जहाँ तक बात है ना, कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है कि एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का तो जरूरत हमेशा हर मुल्क में होती है। और मैं
पिछले 5 साल भी मेंबर थी असेंबली की और ऑपोजिशन में थी। मैंने इसके अगेंस्ट बहुत बोला। उसकी वजह ये नहीं थी कि ये कोई सिस्टम गलत है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जितना पैसा इस 22 किलोमीटर के वाया को लगाया गया, हमारा ये था कि यही सिस्टम पूरे शहर में होना चाहिए और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकते और लोकल ट्रेन सिस्टम है या उनको कम पैसों में हम इससे बड़ा काम हो सकता था। बहरहाल इस बहस की तो अभी बात वक्त निकल गया। सादे साहब चले मेरा सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि इस बात का बहस का चले, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने लगा दिए पैसे, बना दी मेट्रो, भाड़ में गए पैसे। आपने 2 सालों में हमें कितनी बसों की सहूलतें दी हैं? जो एलटीसी की चंद बसें चल रही थी वो तमाम की तमाम बंद पड़ी हैं। एक बस एलटीसी की इस वक्त रोड पे नहीं है, एक भी बस। हमारे पास फ्री सहूलियात क्या हैं? पीटीआई ने क्या दिया है हमें वो बता दीजिए। बात सुने, एलटीसी की बसें पहले भी खाली चल रही थी और जहाँ तक मेट्रो की बात है या इसका ये हुआ था कि अभी 1 हफ्ता पहले हमारी इसके हवाले से मीटिंग हुई है। इसका जो हमने जो दोबारा रीटेंडरिंग हुई है क्योंकि ओवर प्राइस थी टेंडरिंग और इसकी बसों की जो हालत है वो अब खराब हो चुकी है, वो चेंज होनी है, नई बसें आ रही हैं इसकी जगह और दूसरी कंपनी को इसका टेंडर दिया जा रहा है और ताकि कम प्राइस पे ओवर प्राइस टेंडर से और जो इसकी मेंटेनेंस का काम है वो भी तमाम जो इसका वो चेंज हो रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्दी नई बसें आ रही हैं। सादे साहब, मैं 1 साल से ये कहानी में सुन रही हूँ, मैं 1 साल से इस कहानी से नहीं, आप कैसे सोच सकती हैं जिसमें आप जो प्राइवेट के गुजरे हैं उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? चीजें डिले हुई हैं, दुनिया का बदतरीन पेंडेमिक आपने देखा है और जो प्रोसीजर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो उसके बाद उसको रीडू किया जाता है और उसको दोबारा रिन्यूएबल किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए तो नहीं किया जा सकता था ना। तो ये तो तमाम चीजें ओवर प्राइस थी। अब बसों की हालत अब खराब हो गई है, बसों में चेंज हो रही है, नई बसें आ रही हैं क्योंकि जो चीज जितनी इस्तेमाल होती है फिर उसका हाल भी उतनी जल्दी खराब होता है। जो उसके स्टेशन है उसकी मिसिंग फैसिलिटीज बहाल होनी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सीसी कैमरास लग रहे हैं, उसमें टॉयलेट्स के बुरे हाल थे। ठीक, सादे साहब इस पे मजीद भी बात करते हैं। शेख ज़ैन, मुझे ये बताइए कि जब इस मंसूबे पे ये चल रहा है, 4 लाख लोग, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इससे सहूलत से फायदा उठा रहे हैं, तो फिर साथ साथ मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए थी कि कोई एक चीज खराब होगी है तो चलो साथ ही ठीक कर दे, बजाय इसके कि इतना बड़ा पहाड़ मसाइल का बन जाए फिर उसको ठीक किया जाए। वजह फरमाया आपने। ये अभी जो मैडम सादिया सुहेलाना फरमा रही हैं कि हम नई बसें लेके आ रहे हैं, हमारा तो सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप नई बसें लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, और आप नहीं लेके आ रहे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अल्टीमेटली नई बसें आनी है, बसों की एक मियाद है। फिर इन्होंने कहा कि वो कोविड के दौरान भी बंद रहा। बात ये है कि क्या इस दौरान अगर वो मेट्रो स्टेशन बंद रहे तो उनको कौन आके तोड़ गया? उसकी मशीनरी किस तरह खराब हो गई, किस तरह उसकी लाइटें बंद हो गई? हाँ, अगर हम गलत थे तो कल फिर वजीर आला पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन क्यों लिया? मास ट्रांजिट अथॉरिटी के 2 अफसरान को बरतरफ और ओहदे से हटाने का हुक्म क्यों दिया गया? देखें, इस वक्त आप जितना मर्जी इसके ऊपर पर्दापोशी करें, जो मर्जी चश्मपोशी करें, इस वक्त मेट्रो बस की सूरत हालत जार हो चुकी है। आलमी सतह पे इसकी बातें हो रही हैं। कल वजीर आला जो साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ साहब वो नहीं कह रहे, फिर रात को वजीर आला साहब कैबिनेट में ले रहे हैं। आप इस तरह इसको ना छुपाएं चीजों को, इसकी बेहतरी के लिए कोई प्लान लेके आए। शादरा से लेके गज्जू मत्ता तक जिस मर्जी स्टेशन पे चले जाएं, बरकी जीने बंद रहेंगे। उसका मेट्रो बस के साथ क्या ताल्लुक है? को मेट्रो बस ने आके चलाने हैं। अब एक उसमें और अहम बात आपको बताऊं कि हुकूमत ने इसकी मेंटेनेंस के ऊपर पैसा भी कोई नहीं लगाना होता, ये तो ऑलरेडी ठेके दिए हुए हैं, वो सिर्फ ठेकेदार को करना होता है। ठेकेदारों की तो फिर मौज लगी हुई है कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मॉनिटरिंग इदारा ही नहीं है, बस ठीक है पैसे लिए जाओ, काम करो ना करो। दिए जा रहे हैं। बेसिकली तो उस कॉन्ट्रैक्टर को स्क्रू करने की जरूरत है। आप 2 सालों में उसको स्क्रू नहीं कर सके और सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही बातें करते रहे हैं कि वो टेंडर महंगा दे दिया गया, वो सस्ता दे दिया गया। उसकी तहकीकात लाजमी करें। अच्छा शेख ज़ैन, इस पे मजीद भी बात करते हैं। सादे साहब, चले टेंडर महंगा हो गया, ज्यादा पैसे लग गए, लेकिन उसके बाद जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर तो उनसे मेरा ख्याल है कि ज्यादा काम लिया जाना चाहिए था, ज्यादा उन पे नजर रखी जानी चाहिए थी। देखिए, सब कुछ होता रहा है साथ साथ। ये जैन यहाँ बैठे हैं, ये अगर दो लोगों को बरतरफ किया गया तो ये चीज की निशानी है ना कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बरतरफ करना पड़ता है, या जिसकी कमी कोताही रही है प्रोजेक्ट्स में
यहाँ पे लोकल अब तमाम सिस्टम जो है वो दोबारा इसको देखा जा रहा है। लोकल बॉडी सिस्टम के तहत भी अब इंशाल्लाह ताला वो भी होने जा रहा है और उस तमाम चीज को दोबारा देख रहे हैं। और जहाँ कमी कोताही की जो चीज इस्तेमाल होती है वो खराब भी होती है। और आपके यहाँ हमारे यहाँ पता है कितनी मोहब्बत से चीजें इस्तेमाल करती है वो भी आपके सामने है। और इसमें मेरा ख्याल में ऐसी कोई बहस नहीं है। हमने ये जो तमाम पुराने प्रोजेक्ट थे ना सिर्फ उनको अडॉप्ट किया, उनको आगे लेके भी जा रहे हैं, बल्कि उसमें बेहतरी की चीजें भी लेके आ रहे हैं। ये जो ओवर प्राइस थे उनकी प्राइस को कैसे सब्सिडी को कम अज कम करना है ताकि अवाम पे भी बोझ कम पड़े। और सादिया साहिबा, गुज़िश्ता साल में हमने देखा कि मेट्रो बस के किराए में इजाफा किया गया, 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। फिर हमने देखा कि वहां पर स्टेशन पर वाईफाई की सहूलत होती थी, उसे खत्म कर दिया गया। अब हमने देखा बजाय इसके कि ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ये जब पैदा होते एक एक करके इनको हल कर लिया जाता है, या फिर ये अब इतने सारे मसाइल का जमे गफीर बन चुका है, क्या अब ये आसान होगा इन सबको हल करना? और वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि ऑलरेडी पैसे भी ले चुके हैं उसके बावजूद काम नहीं कर रहे। नहीं, उनके अब बात की है कि उनकी वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तभी तो चेंज हुआ है, तभी तो दोबारा सारा कुछ किया जा रहा है। इसलिए कि एक तो एक मियाद भी खत्म हो गई थी, अब नए कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, नए टर्म एंड कंडीशन पे है, तमाम चीजें देखभाल के, तो ये तमाम मसाइल पहले भी मौजूद थे लेकिन आज इसको हाईलाइट से ज्यादा किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं, ये साथ के साथ काम होते हैं, लेकिन जहाँ पब्लिक प्लेस जो बहुत ज्यादा यूज होती है वहाँ पे हमारे यहाँ वो चीजें साथ के साथ उसको मेंटेनेंस भी चलती रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइट्स नहीं लगी या इसको मेंटेन नहीं किया जाता रहा। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शेख ज़ैन, हमारे हुकूमती नुमाइंदगान तो काले कौवे को सफ़ेद भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर कौवा सफ़ेद ही रहता है। वो कह भी रहे हैं। आप देखें कि अगर मेंटेनेंस होती रहती तो क्या ये हशर होता। मैंने मेट्रो बस की जब तमीर का आगाज हुआ तब से इसको एज ए रिपोर्टर कवर कर रहा हूं, मैंने आज तक इतना बुरा हशर नहीं देखा मेट्रो बस का जितना अब हो चुका है। मेट्रो की कहानी तो आपने हमें अच्छी खासी सुना दी है, इस बेचारी की बदहाली की कहानी मैं कहूंगी। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पे आ रही है, ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पे आ रही है जी। ये क्योंकि सी पैक का हिस्सा है और इस वक्त चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी इसके हवाले से बहुत टची हैं और बारहा अभी कुछ रोज कबल उनकी वज़ीर-ए-आला से भी मुलाकात हुई है, उसमें भी ऑरेंज ट्रेन का किराया तय हो गया। किराया इसका 40 रुपए रखा जाएगा, 50 और 60 रुपए इसकी सुजेशन दी गई थी कि कैबिनेट ने, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया। कैबिनेट ने कहा कि ये अवाम के ऊपर बहुत बोझ होगा, तो इसलिए 40 रुपए 1-2 किलोमीटर तय करना है फिर भी 40 रुपए, और 27 किलोमीटर तक जाना है फिर भी 40 रुपए। बिल्कुल जो साबिक दौरे हुकूमत का एक प्लान था मेट्रो बस के हवाले से, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ऑरेंज ट्रेन को चलाया जाएगा। इसी तरह 15 से 20 मिनट का टाइम रखा जाएगा, जिसके बाद हर ट्रेन चलेगी। ये जो 27 किलोमीटर का ट्रैक है इसके ऊपर जहां से मर्जी आप ट्रेन में सफर करें, जहां मर्जी उतर जाए, किराया 40 रुपए ही होगा। और ये इतनी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, किस तरह से बर्दाश्त करेगी? हमारे तो खजाने पहले ही खाली हैं। देखिए हर तरफ से बस यही खबर आती है कि खजाने खाली हैं, पिछले बिगाड़ गए सब कुछ, उजाड़ गए सब कुछ। सिद्रा, अभी तक डिले की बुनियादी वजह ही ये है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया जा सका। हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि इसकी जो कम से कम सब्सिडी है उसका बोझ खजाने के ऊपर पड़े, इसीलिए अभी ये प्लान इन्होंने किया कि इस मेट्रो, और उस हवाले से सारा जोर था वो सिर्फ किराए पे था, बजाय इसके कि एडवर्टाइजमेंट पे या फिर दीगर मौक़ों पे किया जाए। अभी उसके ऊपर तजावीज सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। खैर, आज की अच्छी खबर यही है कि ऑरेंज ट्रेन अनकरीब आपको ट्रैक पे नजर आएगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पॉलीथिन बैग्स के इस्तेमाल के हवाले से, जिसके हवाले से हाईकोर्ट की जानिब से अब एक और अहम फैसला आया है, जिसमें बताया गया है कि अब मोटरवे पर किसी भी टोल प्लाजे पर जो टक शॉप्स होती हैं, जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर पॉलीथिन बैग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मोटरवे को भी ज़ीरो पॉलीथिन बैग बनाना है। पहले पंजाब में, लाहौर शहर में, मुख्तलिफ इलाकों में हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आ चुका है कि तमाम इलाकों में पॉलीथिन बैग्स को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इशफाक, पहले तो ये समात की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म तो आया है, कितने दिन में रिपोर्ट मांगी गई है?
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पहले लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में पॉलीथीन बैग पर के इस्तेमाल पर पाबंदी के अहकाम जारी किए थे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग गई है, लेकिन मोटरवे पर जो रेस्टोरेंट है, जो टच शॉप्स हैं, वहाँ पर बदस्तूर पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जारी है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि बारिशों की सूरत में ड्रेनिंग सिस्टम भी मुतासिर होता है। इसीलिए मोटरवे पर भी मुकम्मल तौर पर पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और पंजाब भर के साथ साथ मोटरवे पर भी पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने महकमा माहौलियात के अफसर को कहा कि हर सूरत बिला तफरीक पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए और जो लोग अदालती हुक्म पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने मोहम्मद इशफाक हमें ये बताइए कि पहले फैसला ये आया था कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहां पर पॉलीथीन बैग्स को बैन किया जाए। अब तो हर जगह पर कहा जा रहा है कि पॉलीथीन बैग कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले लाहौर में जब पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहां पर इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हर जगह पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इवन के जो फ्रूट बेचने वाले हैं उन पर भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन महकमा माहौलियात मनोवन अदालती अहकाम पर अमल नहीं कर रहा और इसी पर दरख्वास्त गुजार ने नुक्ता उठाया था कि अदालत महकमा माहौलियात को अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी करे। तो अब जस्टिस शाहिद करीम ने मोटरवे पर भी मुकम्मल तौर पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। मोहम्मद इशफाक हमें ये बताइए कि किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि अभी भी हर गली मोहल्ले की दुकान पर, हर खाने वाली चीजों की दुकान पर, रेस्टोरेंट पे, हर जगह पर तो शॉपिंग बैग का इस्तेमाल हो रहा है। जी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी साथ साथ अहकाम जारी किए थे कि महकमा माहौलियात सबसे पहले जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी निशानदेही करे और उनको 7 दिन का नोटिस दे। अगर उसके बाद भी वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात के पास रिसोर्सेज की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ऑर्डर किया है, ये सख्त ऑर्डर है और कहा है कि आइंदा समाअत पर डीजी माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। मोहम्मद इशफाक ये भी बताइएगा कि माहौलियाती कमीशन भी एक कायम किया गया है जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब हैं, तो उनकी जानिब से इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं या फिर इदारों को क्या हिदायत जारी की जा रही है? जी बिल्कुल, चेयरमैन माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने भी माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जो इकदाम किए थे उससे मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी और कहा गया कि फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को हतमी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह से ताकि और अगर उन्होंने इस मरतबा भी हुक्म पर अमल ना किया और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो फिर उनकी फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि हाईकोर्ट की जानिब से एक और अहम फैसला आया है जिसमें कहा जा रहा है जी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल मुसलसल हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि इंतहाई खतरनाक है। कोई भी चीज़ जब आप बाजार से ख़रीद के लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने पास कोई नॉन वोवन बैग रखिए जो कि दोबारा से रीयूजेबल हो, या फिर अपने पास कोई कपड़े का थैला रखिए, कोई बर्तन रखिए, ताकि आप अपना खाना या कोई भी चीज़ जो है बाहर से जब लाते हैं तो फिर अपने उन्हीं चीज़ों में लेकर आए, ना कि ये कि पॉलीथीन बैग शॉपर्स का इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए और हमारे माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और ख़बर में आपके साथ ये शेयर करूँगी, बल्कि आपको एक बहुत ही सऊदी अरब में बनाए जाने वाला एक मुनफरिद ट्रैक दिखाएंगे। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। सऊदी अरब में समंदर पर पहले तवील तरीन वॉकिंग ट्रैक की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में सऊदी अरब का तवील तरीन वॉकिंग ट्रैक राबिया कमिश्नरी
कमिश्नरी में वाक़ है। ये समंदर पर कसीरुल जहती पुल की शक्ल में बना हुआ है और वॉकिंग ट्रैक इकोनॉमिक सिटी के सेंटर में ओशियाना रिजॉर्ट में वाक़ है। इसके करीब ही स्पोर्ट्स और तफरीहात के मुतादिद मराकज़ भी मौजूद हैं। वॉकिंग ट्रैक की बदौलत सयाह और सैर के लिए आने वाले समंदर के ऊपर चहलकदमी भी करते हैं और समंदर के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। वाटर वॉकिंग ट्रैक की वीडियो सऊदीया और गैर मुल्कियों में पसंद की जा रही है और लोगों की जानिब से वहां जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। वैसे आपने देखा कि खूबसूरत ट्रैक जो कि समंदर के बीचों बीच बनाया गया है, वैसे बड़ा खूबसूरत आइडिया है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक्सपीरियंस भी होगा जो लोग वहाँ पर रहते हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब जाएंगे और इस सैरो सयाहत से लुत्फ अंदोज होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अभी हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक बहुत ही ख़ास नौजवान लड़की से जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यंग लीडर मुंतखब की गई हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पहले भी जारी रहती हैं। ख़ास तौर पर वो काम करती हैं जी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से जो कि हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। ज़माना जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है लेकिन ख़वातीन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से ख़वातीन के तालीम के मसाइल हैं, घरेलू तशद्दुद के मसाइल हैं, यकसा निसाब तालीम नहीं है, इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिन पे वो काम करती हैं। और बाकायदा तौर पर अब पूरी दुनिया में से जो 17 लीडर्स मुंतखब किए गए हैं जिनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया है कि वो अपने अपने मुल्क में अपने अपने इलाके में ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काम करेंगे, उनमें हदीका का नाम भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम हदीका, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हदीका, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए क्योंकि एक बड़ा फख्र का लम्हा है कि पाकिस्तान की बेटी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुंतखब की गई है कि ख़वातीन के लिए उसने काम करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमें सबसे पहले हदीका ये बताइए कि क्या मसाइल है हमारी ख़वातीन के जो बहुत कॉमन है जिनको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है? ख़वातीन के लिए बहुत सारी यहाँ पर तहसील में बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि आप देखिए तालीम का जो मसला है वो सबसे अहम है कि यहाँ पर अगर ये और मसले जो हैं पहली चीज़ जो है हमने तालीम के मसले को हल करना है। अगर यहाँ पर आप देखें तो स्कूल जो है तो मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पर सिर्फ 2 स्कूल हैं लड़कियों के लिए। गवर्नमेंट आप देखिए उस स्कूल में जो है फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल लड़कियों के लिए। एक क्लास में 150 से ज्यादा लड़कियां बैठती है और उसमें कोई जमीन पर बैठता है और उसके लिए सफाई का, पीने पानी का कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। तो सबसे बेसिक जो होते हमारे लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ना ही वुमेन यूनिवर्सिटीज है ना कॉलेजेस हैं। एक हमारा यहाँ पर एक ही डिग्री कॉलेज है। हदीका, आप ये जितने मसाइल हमें बता रही हैं यकीनी तौर पर सवात एक कहा जा सकता है कि बहुत बैकवर्ड एरिया भी है जहाँ पर अभी तक ख़वातीन को हकूक हासिल नहीं है। उस तरह से उनको वो तमाम मौके नहीं मिलते जिस तरह के वहाँ के लड़कों को मर्दों को मिल सकते हैं। आपने ये इनिशिएटिव किस तरह से लिया कि आपने इस हवाले से काम करना है, आपने बारिश का पहला कतरा बनना है? मैं 7 साल की थी तो मेरी एक सहेली थी जिसके कम उम्र में शादी हुई थी और हम सब उसको गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रहे थे कि गुड्डा गुड्डी की शादी है जिस तरह हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि वो स्कूल आएगी, लेकिन जब हम उसके पास खेलने के लिए जाते थे उसकी सास जो है वो हमें कहती कि अब बड़ी हो गई है और ये एक औरत बन गई है, अब ये इसके खेलने की उम्र नहीं है। तो वो उसकी जो है सास जो थी वो हमसे ये कहती थी और हमें डांटती थी। तो फिर हमने उसके लिए स्कूल में जो थी पार्टी अरेंज की और वो स्कूल आई तो हम सब उसमें उसको एंजॉय कर रहे थे पार्टी को और वो साइड पे बैठी थी और रो रही थी। हमने पूछा कि आप क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरे शोहर जो है वो मुझे बिजली के तार से मारते हैं। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। हुई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया
और उसमें उस पर मेरे फैमिली वाले जो थे वो सब राजी थे उस रिश्ते के लिए। तो मैंने अपने लिए स्टैंड उठाया और मैंने कहा कि मैंने इस उम्र में, कम उम्र में शादी नहीं करनी, मैंने तालीम हासिल करनी है, मेरे कुछ ख्वाब है उसको हासिल करना है। और इस तरह जो है मैंने फिर कम उम्र की शादी के खिलाफ जो था, मैंने कहा कि हदीका हमें ये बताइए कि ये जो बुरे रस्मों रिवाज चलते आ रहे हैं, ये कम उम्र की शादियां हैं, खवातीन को हकूक ना मिलना है, इसके खिलाफ आपने सवात जैसे इलाके में बगावत तो कर दी, लेकिन उसके बाद आपको क्या क्या मसाइल देखने पड़े? लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया कि आप हमारी खवातीन के लिए काम कर रहे हो, या फिर आमतौर पर तो ये सुनने को मिलता है कि खवातीन को खराब किया जा रहा है उनके हकूक बता के? यही बात है कि जब पहले मैंने काम शुरू किया था, मैं घर घर जाती थी, लोगों को अवेयर करती थी कम उम्र की शादी के खिलाफ, कि एक लड़की के सेहत और तालीम पर और उसके जहन पर क्या क्या असरात होते हैं। तो लोग हमारे घर आते, मेरे अब्बू को कहते कि ये हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं, ये क्या काम कर रही हैं और आप क्यों इसको इजाजत दे रहे हैं। तो पैदरसरी निज़ाम ने मेरी भरपूर मुखालिफत की है, मुझे रोकने की कोशिश की है, और यही एक माइंडसेट बना है कि फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट के बारे में कि ये जो लड़कियों को है जो बिगाड़ रही हैं, और बहुत सारी मुखालिफत मुझे मिली कि ये हमारे बच्चियों को क्या सिखा रही हैं, कौन से इंसानी हुकूक, कौन से गर्ल्स राइट्स जो है, या कौन से ये जो है तालीम के बारे में क्यों हमारी हदीका हमें ये बताइए कि अब क्या करना चाहती हैं, गोल क्या है जिसे आपने अचीव करना है? आगे के गोल जो है हमारे ये है कि हम कम उम्र की शादी के खिलाफ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं उसको जारी रखूंगी, और मैं चाहती हूँ कि इसमें जो कम उम्र की शादी का बिल जो है वो लड़की की उम्र भी 18 साल हो जाए जिस तरह लड़की के हैं, और जो कवानीन है वो उसको हमें वी नीड मोर स्ट्रॉन्गर लॉज, और जो अभी SDGs के हमारे गोल्स है उसको मैं अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगी। और उसमें ये है कि मैं वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर काम करूंगी, इकोनॉमिक जस्टिस पर, और क्वालिटी एजुकेशन पर, और उसके साथ जो है मैं गर्ल्स राइट्स पर काम करूंगी, और कश्मीर की उन नौजवानों की आवाज बनूंगी जिनसे उनके हुकूक छीने गए, जिनसे उनके जीने का हक छीना गया। हदीका बहुत ही खूबसूरत अज़ाइम है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इन तमाम मामलात में। हमें ये बताइए कि इस तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट की आपको कितनी सपोर्ट है और आपको कितनी सपोर्ट की जरूरत है? फिलहाल तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन सपोर्ट की जरूरत हमें है, हम सारे यूथ को जो है सपोर्ट की जरूरत है। हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम अपने मसलों के बारे में बोले, जो हमारे मसाइल हैं। गवर्नमेंट को पता नहीं है कि हमारे क्या क्या मसले हैं, उनको और प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमारी एजुकेशन है, उसके बारे में अगर आप यहाँ पर देखें तो एजुकेशन की क्या हालत है, कितनी लड़कियां जो है वो स्कूल से बाहर है, वो स्कूल नहीं जाती। तो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस चाहिए, और उसके जो सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पर हम अपने वो जितना हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स है कि वो हम वहाँ पर शेयर करें उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हदीका बशीर, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ कि सवात जैसे इग्नोर्ड एरियाज में वहाँ पर एक लड़की उठती है और इतने बड़े बड़े अज़ाइम का इजहार करती है, तो यकीनी तौर पर पूरी कौम की जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ ख़वातीन हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं कि आप अपने मकासद में ज़रूर कामयाब हो। नाज़रीन, मुझे इजाज़त आपने देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।